जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चे मुझे बताएं, आवाज आ रही? थैंक यू सो मच। बेटा आपको सुबह सुबह जहमत इसलिए दी है कि मामू की डेथ हो गई है, तो उनका जनाजा है 10 बजे। तो मैं चाह रहा था कि मैं क्लास सुबह सुबह ले लूँ ताकि छुट्टी ना हो और हमें लेट सिलेबस में ना होना पड़े। बेटा जो आज का हमारा यूनिट है वो है द यूनिट इज ऑल अबाउट डीएनए एंड क्रोमोसोम। इसमें आपके लिए 3 एमसीक्यूज हैं। ये डीएनए एंड क्रोमोसोम है, इसमें जब हम स्टडी करेंगे तो बेटा इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है हमारे लिए, दैट विल बी क्रोमोसोम्स, जिसमें आप न्यूक्लियोसोम के बारे में, जिसके अंदर हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, सेंट्रोमियर क्या होता है, टीलोमियर क्या होता है, इसमें हम देखेंगे क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। मतलब ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन और उसमें मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट, हम करेंगे। इसके अंदर फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड, ये हम देखेंगे। ये बेटा हमारा सारे का सारा यूनिट होगा और इसी को हम रिपीट कर देंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम मोर देन हाफ आज भी कर लेंगे, क्योंकि सारा जो है पहले वो डिफाइन के ऊपर है, फिर मेसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है, यू हैव डन इट वेरी वेरी गुड। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार किया होगा। हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे। चलिए जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स? दीज आर bodies in dividing cell that control genetics of an organism। न्यूक्लियस के अंदर वो बॉडीज जो डिवाइडिंग सेल्स में हमें नजर आती हैं, ये नॉन डिवाइडिंग सेल में हमें नजर नहीं आते। जब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है तो क्रोमाटिन नजर आता है, जब डिवाइडिंग सेल होते हैं तो क्रोमोसोम नजर आते हैं। ये क्रोमोसोम्स डिवाइडिंग सेल्स के अंदर वो बॉडीज होती हैं दैट कंट्रोल्स जेनेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। व्हाट इज a न्यूक्लियोसोम?
न्यूक्लियोसोम every 200 nucleotides coiled around a core of 8 proteins called histone protein. ये आप इसको ब्रैकेट में लिखें, forming a complex structure called nucleosome. मैं आपको बता बेटा कि जब भी डीएनए आएगा, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड 8 कोर प्रोटीन के साथ ऐसे हम इसको बेटा कहते हैं ये न्यूक्लियोसोम है, और ये है ये प्रोटीन जिसको मैं अभी लेबल करके कह रहा हूं कि ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक हो गया? अच्छा, व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? आई गई है, हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। नंबर 3, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? A protein associated with the DNA called histone protein. हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए के साथ एसोसिएट होती है, हम उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं बेटा। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इट इज यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज, ये यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज होती है। वो क्यों पॉजिटिवली चार्ज होती है भाई? क्योंकि इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड होते हैं, एक आर्जिनिन प्लस लाइसिन। ये दोनों जो अमाइनो एसिड होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इन वजह से इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आता है, और ये स्ट्रांगली adhere with negatively charged phosphate of DNA। डीएनए के फॉस्फेट के साथ ये बड़े आराम से जाके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह से उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। और ये हमेशा आपने याद रखना बेटा, ये हमेशा कोर होता है, और ये 8 प्रोटीन का कोर होता है जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। जब हम बेटा नेक्स्ट बात करते हैं तो फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जब आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिएगा बेटा, पहले इसको ड्रॉ करता हूं, फिर हम देखते हैं। ये आपके सामने मैंने एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। इसको हम बेटा कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम बेटा कहते हैं टेलोमियर। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम जब इसको डिफाइन करेंगे तो जरा बेटा देखिएगा, half of
half of duplicated chromosome is called chromatid. हम उसको क्रोमेटिड कहते हैं, जो हाफ होता है। अब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कैसे होता है, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो देखिएगा, अब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये जो है इसको आप सेंट्रोमियर कहते हैं। एक ये क्रोमेटिड हो गया, एक ये क्रोमेटिड हो गया, मतलब ये जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको हम कहते होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। मैं इसको रेज करने लगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम आगे चलें। बल्कि मैं इस साइड पे सर कैमरा थोड़ा राइट साइड पर कर दें। एक मिनट बेटा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम आते हैं व्हाट इज सेंट्रोमेयर। It is a point where two chromatids link with one another। चलो, एक तो ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसमें इजाफा करते चलें। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये द पॉइंट at which chromosomes attach with the spindle fiber during cell division। यूं भी आप कह सकते हैं, इसमें चले फिर इजाफा करते चले जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ specialized protein called kinetochore प्रोटीन। ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जिसको हम किनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं, और ये किनेटोकोर फाइबर के साथ अटैच होते हैं। सर अच्छा जी, जब हम टीलोमियर की बेटा बात करते हैं, टीलोमियर टीलो का मतलब होता है एट द टिप। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टिप। अच्छा, जब हम टीलोमियर की बेटा बात करते हैं तो जरा देखिएगा, हम इसको भी डिफाइन करते हैं। इट इज a specialized
नॉन कोडिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम स्पेशलाइज किस हवाले से, दैट प्रिवेंट क्रोमोसोम फ्रॉम डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन से मुराद क्या है बेटा, कि ये क्रोमोसोम की टिप के ऊपर, ये वाला, ये क्रोमोसोम की टिप के ऊपर एक ऐसा रीजन होता है जो कि नॉन कोडिंग रीजन होता है, और ये नॉन कोडिंग रीजन डीएनए का ही बना होता है, ये डीएनए का ही बना होता है, जो कि नॉन कोडिंग होता है, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता। ये इसलिए मौजूद होता है, और ये ताकि ये क्रोमोसोम है जो है वो डिटीरियोरेट ना हो सके, उसका जो डीएनए है या उसके ऊपर जो सीक्वेंसेस हैं उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए का सीक्वेंस है वो चेंज ना हो सके, हम इसको कहते हैं कि ये टीलोमेयर है। क्या बेटा सबकी वीडियो पॉज है प्लीज, तो बेटा फिर आप प्लीज इसको ना एक दफा रीस्टार्ट करें। तो ये बेटा टर्म्स थी जिसमें न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर एंड क्रोमेटिड्स। ये मेरा बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से निशीन कर लेना है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक और चीज आपने नोट रखनी है, ये जो सेंट्रोमेयर होता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर is also known as primary constriction area। इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया का नाम देते हैं। सर ये टीलोमेयर एक्सप्लेन कर दें प्लीज दोबारा। टीलोमेयर मैंने बेटा आपको बताया कि टीलोमेयर, टीलो का मतलब होता है टिप। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड नॉन कोडिंग रीजन होता है जो कि क्रोमोसोम को डिटीरियोरेट होने से बचाता है। देखो ना, ये इतना बड़ा क्रोमोसोम है, इसकी टिप जो होती है जब ये मूव करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो किसी ना किसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन की वजह से ये जो यहाँ पे टिप के ऊपर जो डीएनए है, या जो जिसको आप डीएनए थ्रेड कह लें, ये सारे का सारा यहाँ से वो थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। तो इसकी डैमेजिंग को बचाने के लिए ये नॉन कोडिंग रीजन का एक ऐसा रेजिस्टेंट एरिया होता है जो कि डिटीरियोरेट नहीं होता, जो कि डैमेज नहीं होता। हम इस रीजन को कहते हैं ये टीलोमेयर है। और जो सेंट्रोमेयर है उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम की, हम इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया भी कहते हैं। कोई और चीज इसमें पूछने के लिए? सर ये जो क्रोमोसोम्स आपने बनाए हैं दोनों, इसमें क्रोमेटिड्स बताने कितने कितने हैं? मैंने बेटा आपको बताया ये 1 ये 2, इसमें 2 क्रोमेटिड है, इसमें एक ही क्रोमेटिड है। आप डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। यानी ये डुप्लीकेटेड 21 क्रोमोसोम है। चैप्टर में सर 21 चैप्टर में कहा गया था कि 4 क्रोमेटिड्स हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। 2 क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं भाई। 2 क्रोमोसोम के अंदर जो नीचे 4 वाला क्रोमेटिड। क्रोमोसोम बनाया हुआ है इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं। हाँ जी, नहीं इसमें 2 हैं, 1 और 2। और ये सिंगल, टीलोमेयर कितने हैं? इसमें टीलोमेयर 1 2 3 4। ओके सर ठीक है जी चलिए बेटा सर नेक्स्ट मूव करते हैं। सर जो हैप्लॉइड सेल्स होती है उनके अंदर ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्रोमेटिड की शक्ल में होते हैं ना? नहीं बेटा, ये जो सेल होते हैं इनके अंदर डिपेंड करता है, अगर तो वो सेल डिवाइडिंग जोन में है या डिवाइडिंग फेज में है तो वो क्रोमोसोम है, अगर नॉन डिवाइडिंग फेज में है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं, जो भी सेल होता है। सर डुप्लीकेट जो क्रोमोसोम है
इसमें क्रोमेटिड्स की तादाद तो 2 है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स की तादाद 4 है। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया ना कि हाफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। अब जब इसका मतलब है कि डुप्लीकेट क्रोमोसोम हो गया तो उसमें क्रोमेटिड 2 हो गया ना, जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अच्छा, जब कोई दूसरा साथ होमोलोगस क्रोमोसोम पड़ा हुआ है तो फिर 4 क्रोमेटिड होते हैं, जिसमें 2 सिस्टर होते हैं और 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। सर जो गमीट्स हैं, जब उनका वो क्रोमेटिड मटेरियल कंडेंस हो जाता है तो सर तब तो एक ही होगा ना उनके पास जो क्रोमेटिड है, यानी वो डबल तो नहीं बिल्कुल है। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसमें एक क्रोमेटिड होगा। चलिए हम करते हैं रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन में हम डीएनए रेप्लिकेशन को भी देखेंगे और मेसेंस्टाल एक्सपेरिमेंट को भी हम देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? A process in which DNA replicates its copy बल्कि आप यूं कह लें replicates its own copy before cell division। सेल डिवीजन से पहले जब सेल डीएनए अपने आप को ही रेप्लिकेट करता है, अपनी ही एक कॉपी बनाता है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन का अमल है। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, इसके 3 हाइपोथेसिस आपको दिए हुए हैं और इसमें जो मॉडल है, मतलब 3 तरह के मॉडल पेश किए गए हैं। एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव replication proposed by Watson एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक ने इसको प्रपोज किया था। इसमें है क्या? हाफ पेरेंटल प्लस हाफ सिंथेसाइज्ड। इसमें हाफ सिंथेसाइज होता है और हाफ पेरेंटल होता है। सिंथेसाइज का मतलब रेप्लिकेटेड, यहां पे आप लेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मेथड प्रपोज इसने किया था वाटसन एंड क्रिक ने। उसने कहा था कि ये ऐसे ही डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है, लेकिन इट वाज कंफर्म्ड लेटर ऑन, confirmed by Michelson and Stahl experiment। इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें चीजों को कंफर्मेशन दी गई। जब आप बेटा दूसरे मॉडल्स की बात करते हैं तो उसमें एक है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जब हम कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की बात करते हैं, इसमें देखिएगा पेरेंटल डीएनए रिमेन इंटैक्ट, बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है, एंड प्रोड्यूस न्यू
DNA copies consisting of entirely new molecules, बिल्कुल नए मॉलिक्यूल उसमें होते हैं। उसमें कोई भी जो है वो हाफ जो न्यूली सिंथेसाइज होता है, जो न्यू डीएनए कॉपी होती है, उसके पास कोई भी पेरेंट का बेस पेयर नहीं होता, रादर उसके पास सारे के सारे अपने न्यू होते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, डायग्राम बता देता हूँ। फिर जो तीसरी टाइप, जो तीसरा मॉडल है, वो है डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इसमें पेरेंटल डीएनए become completely dispersed and each strand of daughter molecule या daughter DNA contain mixture of newly synthesized and parental DNA। जो मैं डायग्राम बना के बेटा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इसमें जरा देखिएगा, मिक्सचर ऑफ न्यूली एंड पेरेंटल डीएनए। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बना के ये चीजें आपके लिए वाज़ेह हो जाएंगी। इसमें जरा देखिएगा, ये पेरेंटल डीएनए बेटा, ये पेरेंटल डीएनए। अच्छा हुआ क्या, इसकी रेप्लिकेशन हो गई। जब इसकी रेप्लिकेशन होगी, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। ये ब्लू वाला न्यू डॉटर सेल, डॉटर अपना डीएनए है। हाफ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज पेरेंटल, हाफ इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। हम इसको बेटा कहते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड है। आप इसको जरा थोड़ा सा सेंटर में करके बना ताकि डायग्राम अच्छी लगे। चल हम इसको कहते हैं इट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अच्छा हम कंजर्वेटिव मेथड की बात करें तो कंजर्वेटिव में ये पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए, जरा देखिएगा, द पेरेंटल डीएनए वुड रिमेन इंटैक्ट, तो बिल्कुल सेम रहा। और जो डॉटर न्यूक्लियर यानी जो नया बना है, उसके अंदर एंटायरली न्यू डीएनए बेस पेयर है। ये देख लें आपके सामने, इंटायरली न्यू बेस पेयर है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें डीएनए जो पेरेंट है वो बिल्कुल सेम इंटैक्ट रहा, और जो न्यूली देखिए न्यू डीएनए कॉपी कंसिस्ट ऑफ एंटायरली न्यू मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल एंटायरली न्यू मॉलिक्यूल आपके सामने। जब आप डिस्पर्सिव की बात करते हैं तो फिर बेटा देखिएगा,
ये एक देखिएगा, द डीएनए कंटेन मिक्सचर ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड पेरेंटल डीएनए। ये जो ब्लैक है ये पेरेंटल डीएनए है और जो ब्लू वाला है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। हम इसको कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, इनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, और इसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे, फिर मैं इसको रेज करने लगा जल्दी से। ठीक है जी, हम इसमें एक छोटी सी डायग्राम जो है, बल्कि टेबल जो है वो ड्रॉ करते हैं ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको टेबल की फॉर्म में बना के दिखाऊंगा, मैं उसमें आपको डिफाइन भी करता हूँ। हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर की और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। मॉडल, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब आप मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम सेमी कंजर्वेटिव की बात करते हैं जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। सेमी कंजर्वेटिव, इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो कंजर्व होता है, ये बड़े मेजर, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इट इज लॉस्ट। व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? बेटा आपको पता है जब डीएनए डुप्लेक्स आपस में क्वाइल्ड होता है तो जो डीएनए डुप्लेक्स होता है इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं, उनकी आपस में जो अरेंजमेंट होती है, जो आपस में उनकी बेस पेयरिंग होती है, हम उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा सेमी कंजर्वेटिव में एक तो नया है प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुराद वो जो डीएनए का उसका अपना बेस पेयरिंग है सारी की सारी, जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो सारे का सारा कंजर्व रहा। लेकिन जो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें कॉइलिंग अराउंड ईच अदर है दोनों साइड का, वो सारे का सारा लॉस्ट हो गया क्योंकि एक नया है और एक पुराना है। अच्छा, इसी तरह जब आप कंजर्वेटिव की बात करेंगे, कंजर्वेटिव मॉडल, तो उसमें प्राइमरी भी कंजर्व रहता है और सेकेंडरी भी कंजर्व रहता है, दोनों कंजर्व रहेंगे। इसमें दोनों कंजर्व रहते हैं। इसमें दोनों कंजर्व रहते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे बेटा सबसे लास्ट में डिस्पर्सिव की, तो इसमें ये भी लॉस्ट है और ये भी लॉस्ट है क्योंकि इसमें एक तो पहले तो वो उनकी अनकॉइलिंग हो गई, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी लॉस हो गया,
और उनके अंदर जो बेस पेयरिंग है वो भी सारी की सारी डिस्टॉर्टेड होगी, तो वो भी लॉस्ट हो गया। तो मतलब ये कीवर्ड है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहता है, सेकेंडरी लॉस्ट हो जाता है। कंजर्वेटिव में ये कंजर्व रहते हुए ये भी कंजर्व रहता है। डिस्पर्सिव में दोनों जो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे हैव बीन लॉस्ट। ये बेटा आपने इन मॉडल्स के अंदर, इन हाइपोथेसिस के अंदर आपने इसको जहन में रखना है। इसमें कोई क्वेश्चन है मेरा पुत्र तो आप प्लीज जरूर पूछ लें। सर ये दोबारा बता दीजिए कंजर्व और लॉस्ट वगैरह। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुराद होता है कि डुप्लीकेशन, सॉरी, जो इनकी कॉइलिंग होती है दोनों स्ट्रैंड्स की आपस में, हम उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव में आपको मैंने बताया कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, इसमें ये तो नया आ गया, सॉरी पेरेंट आ गया, ये वाला भी पेरेंट आ गया, लेकिन इनमें ये नया आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी है वो तो कंजर्व रह गया। प्राइमरी क्या था, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो सेम रह गया, कंजर्व हो गया। लेकिन सेकेंडरी था कि कॉइलिंग अराउंड ईच अदर, ये दोनों जो स्ट्रैंड थे ये पेरेंटल थे, दोनों जो है वो आपस में लॉस्ट हो गए। हम इसको बेटा कहते हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्होंने लॉस्ट कर दिया, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सेम रहा। जब आप कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव में दोनों सीक्वेंस कंजर्व रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसमें क्या होगा कि एंटायरली, ऊपर डेफिनेशन में भी है, एंटायरली जो नया होता है डॉक्टर, वो बिल्कुल एंटायरली न्यू के ऊपर, और पेरेंटल अपने सीक्वेंस को बिल्कुल इंटैक्ट फॉर्म में रखता है। इसमें प्राइमरी भी रिटेन रहा, सेकेंडरी भी रिटेन रहा। लेकिन जो डिस्पर्सिव होता है उसमें दोनों लॉस्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें जरा देखिएगा आप, ये देखिए, ये अब इसमें प्राइमरी भी लॉस हो गया क्योंकि इसका जो सीक्वेंस, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था वो भी डिस्टर्ब हो गया, और इसमें जो दोनों एक दूसरे के गिर्द कॉइल करते हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए। तो हम कहते हैं कि इसमें प्राइमरी भी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों डिस्टर्ब होते हैं। ठीक हो गया जी? इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पेरेंट एटम की बात कर रहे हैं, पेरेंटल की। फिर हाँ जी, हम उसी लिहाज से ही बात करेंगे बेटा, पेरेंट के लिहाज से ही बात कर रहे होंगे। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाकी बेटा फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको कल देख लेंगे, क्योंकि आज मुझे अभी वहां पे भी जाना है, तो इसको हम इंशाल्लाह कल खत्म करेंगे। ठीक हो गया जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसमें कोई और क्वेश्चन है पूछने के लिए तो प्लीज जल्दी से मेरा बेटा पूछ लो, फिर आपका टेस्ट भी है। सर जो टॉपिक्स आपने करवाते हैं हमने बस वही करने हैं, इसके अलावा तो नहीं कोई करना। बेटा मैं आपको बताऊं, जब आप यूएचएस का सिलेबस देखते हैं तो नीचे लिखा हुआ है दिस इज नॉट अल्टीमेट या एटमोस्ट सिलेबस, द क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम या वुड बी फ्रॉम अदर टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर करवाया, अच्छा मैंने आपको जो आपकी आउटलाइन है उसके मुताबिक करवा दिया है, लेकिन आपको पता है ना कि एक हमने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रोमेर के एतबार से क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन होती है, जिसको हम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। अच्छा उसमें से भी आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब ये ना कहिएगा, ये ना सोचिएगा कि 50% सिलेबस में से आएगा, 50% वहां से आएगा जो वो कह रहे हैं कि रिलेटेड सिलेबस में से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई एक आध क्वेश्चन वहां से जो रिलेट करता हुआ सिलेबस आएगा, बिल्कुल वही आएगा, वरना पेपर जो आपको यूएचएस का सिलेबस दिया हुआ है उसी में से आएगा। लेकिन आपको एहतियात के तौर पे जब आपको मैं ये यूनिट करवा रहा होता हूँ, जैसे ये अभी मैंने आपको करवाया कंजर्वेटिव, ये सारी की सारी हाइपोथेसिस हैं इसकी,
अच्छा, ये मैंने आपको करवाया। अब ये जो मैंने आपको करवाया हुआ है, ये आपके सिलेबस में नहीं था, ये रिलेट करता था, तो मैंने आपको करवा दिया कि इसमें से आ सकते हैं। तो चीज़ें मैं आपको 2-2 3-3 एक्स्ट्रा भी छोटी-छोटी सी करवा देता हूँ। आपको पता नहीं चलता, आपको इसलिए कि वो टॉपिक के साथ रिलेट कर रही होती हैं। जैसे मैंने आपको ये मॉडल, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस्ट है या नहीं लॉस्ट, ये मैंने आपको करवा दिया। अब वो इसमें नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि डिफाइन दी हाइपोथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ये तीनों मेथड आप उसको डिफाइन करें। लेकिन ये वाला चूंकि इसके साथ रिलेट करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब आप पिछले में जाएंगे तो मैंने आपको सेंट्रोमियर जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है उसके बारे में बता दिया, उसमें 2-3 टर्म्स आपस में रिलेट करती थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया? तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ, लेकिन आपको पता इसलिए नहीं चलता कि आप कहते हैं ये टॉपिक के साथ रिलेट करता है तो इसलिए सर बता रहे हैं, हालांकि वो एक्स्ट्रा होता है। तो 2-2 3-3 छोटी छोटी सी चीजें एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन नहीं करवाया, क्योंकि वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। पिछले सिलेबस में था, हम ह्यूमन ब्रेन को बकायदा एक टॉपिक के तौर पर देखते थे। लेकिन मैं आपको एक टेबल आज सेंड करूंगा, वो टेबल आपने जरूर करना है, क्योंकि उसमें से हो सकता है वो पूछ लेना। अब हमने सेकंड ईयर में, यानी आपने एफएससी में ये पढ़ा हुआ है ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, तो आपके लिए चीजें तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक हिंट दे चाहिए होता है, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा के तौर पर छोटा सा टॉपिक देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम इसको कल इसको फाइनल करेंगे, इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम हमारे बाकी छोटे छोटे से 2 यूनिट रह जाते हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे से हम उनको भी देख लेंगे। ठीक हो गया जी? हमें ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी जनाजे का टाइम है बेटा 8:30 का, सॉरी 9 बजे का, तो मैं फिर निकल रहा हूँ।